गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 20 दिनों में जो है लूसेंट पढ़ करके कैसे समाप्त किया जाए। और ये जो वीडियो है आपको बिहार पुलिस की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मोस्ट है, या बिहार शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं या बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए मोस्ट है। आइए हम लोग जो है 20 दिनों में जो है लूसेंट जो है पढ़ करके कैसे समाप्त किया जाए इसको देखते हैं। ठीक है दोस्तों। और इसके साथ साथ जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको स्पीडी का यानी पर डे जो है हम लोग करीब 3 पेज जो है करेंट भी देखेंगे इसके साथ साथ। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो आज से जो है जो भी लोग भी बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या बिहार शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं या बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो उन लोगों के लिए जो है ये वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। और इसमें लूसेंट में जो है हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को ही देखेंगे और शुरू से ही देखते चलेंगे और लगभग आपको हर सब्जेक्ट से पेज मिल जाएगा पर डे का। तो आइए दोस्तों हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लूसेंट का पहला पेज जो है स्टार्ट हो चुका है जो दोस्तों, और भारत का इतिहास इसमें दिया हुआ है। तो आइए देख लेते हैं कि इसमें जो भी इम्पोर्टेंट है यानी जो भी पीला रंग से रंगा हुआ है वो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। और हम लोग जो है इसको पढ़ते हुए या एक बार रिवीजन करते हुए ये उन लोगों को फ़ायदामंद वीडियो होगा जो एक बार लूसेंट को पढ़ चुके हैं, उनको अच्छा से समझ में आएगा। तो आइए देखते हैं इसको। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्रिस्टोफ सेलियर्स क्या किए थे, तो इतिहास को 3 भागों में इन्होंने बांटा था। और ये जर्मन के इतिहासकार थे क्रिस्टोफ सेलियर्स, जो इतिहास को 3 भागों में बांटे हैं। उसके बाद यहाँ पे प्राचीन भारत स्टार्ट होता है। प्राचीन भारत इतिहास के जो स्रोतों से लिया गया है तो पहला धर्म ग्रंथ से लिया गया है, ऐतिहासिक ग्रंथ से, विदेशियों के विवरण से, पुरातत्व संबंधित साक्ष्य से लिया गया है। यहाँ पे दिया हुआ है धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाले महत्वपूर्ण जानकारी। तो भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ क्या है, तो भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ आपका वेद है, जिसके संकलनकर्ता कौन थे, तो वेद व्यास थे। वेद व्यास थे। और वेद क्या उपदेश देता है दोस्तों, तो वेद जो है वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश देता है। और ध्यान रखेंगे वसुधैव कुटुंबकम जो है आपको ये G20 का थीम है, G20 का थीम है, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। ये वेद जो है उपदेश देता है वसुधैव कुटुंबकम का। आइए देखते हैं कि वेद कितने प्रकार की होती है। तो वेद जो है 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन चारों वेदों को क्या कहा जाता है, तो इन 4 वेदों को संहिता कहा जाता है। आइए देखते हैं ऋग्वेद के बारे में। तो ऋग्वेद में जो है 10 मंडल होते हैं, 10 मंडल, 1028 सूक्ति होती हैं और 10,462 ऋचाएँ होती हैं 10,462 ऋचाएँ होती है। और इसके पाठ्यकर्ता को क्या कहा जाता है, तो इसके पाठ्यकर्ता को होत्र कहा जाता है। आइए देखते हैं ऋग्वेद के तीसरे मंडल में क्या चीज़ दिया हुआ है, तो गायत्री मंत्र दिया हुआ है। और ये गायत्री मंत्र जो है सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। 9वें मंडल में क्या दिया हुआ है, तो 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख दिया हुआ है। 8वें मंडल में क्या दिया हुआ है, तो हस्तलिखित रचनाओं को खील कहा जाता है। 8वें मंडल में हस्तलिखित रचनाओं को खील कहा जाता है। उसके 10वें मंडल में क्या दिया हो, तो 10वें मंडल में पुरुषुक्ति है। पुरुषुक्ति के अनुसार जो है 4 वर्ण होते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक शब्द आया हुआ है अघन्य शब्द जो है ये गाय के लिए आया हुआ है, ध्यान रखेंगे गाय के लिए आया हुआ है। ठीक है। यहाँ पे आपको बीसी के बारे में दिया, यानी ईसा पूर्व। बीसी का मतलब ईसा पूर्व यानी बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, यानी ईसा पूर्व के जन्म के पहले की डेट को जो है संबंधित करते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है वामन अवतार के 3 पगों का। तो वामन अवतार के 3 पगों का विवरण किस में मिलता है, तो ध्यान रखेंगे ये ऋग्वेद में मिलता है। प्राचीनतम स्रोत जो है ये ऋग्वेद में है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए जो है 250 बार आया है, इंद्र का नाम जो है 250 बार आया है। और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं का जो है रचनाएं की गई, 200 ऋचाओं की रचनाएं की गई है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वैदिक साहित्य में
ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद किसका स्थान आता है? तो शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। अब आपको आता है यजुर्वेद। तो यजुर्वेद को पढ़ने वाले व्यक्ति को या पाठ्यकर्ता को क्या बोला जाता है? तो अथर्व कहा जाता है, अथर्व कहा जाता है। और ये जो है इसमें बलिदान विधि का वर्णन है। यजुर्वेद में बलिदान विधि का वर्णन है और यह एक ऐसा वेद है जिसमें गद एवं पद दोनों होता है। इसमें गद और पद दोनों होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, सामवेद के बारे में देखते हैं। तो सामवेद का मतलब क्या होता है? यानी सामवेद जो है, साम का शाब्दिक अर्थ होता है गान, साम का शाब्दिक अर्थ गान होता है और इसके पाठ्यकर्ता को क्या बोला जाता है? तो उद्धृत बोला जाता है। इसके पाठ्यकर्ता को उद्धृत। ये जो है भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। और एक चीज़ ध्यान रखेंगे, यजुर्वेद तथा सामवेद में जो है किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन नहीं मिलता है, यजुर्वेद और सामवेद में। आइए नेक्स्ट देखते हैं अथर्ववेद। अथर्ववेद के रचयिता है अथर्व ऋषि द्वारा जो है अथर्ववेद की रचना की गई है। और सबसे पहले जो है औषधियों का जो उल्लेख मिलता है सबसे पहले, तो वो अथर्ववेद मिलता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपको अथर्ववेद में जो है परीक्षितों को कुराओं के राजा कहा गया। अथर्ववेद में परीक्षित को कुराओं का राजा कहा गया, ध्यान रखेंगे। सभा एवं समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। सभा एवं समिति को पति की दो पुत्रियां कहा गया है, ध्यान रखेंगे। और सकाल सखा जो है ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित सखा है। सखाल सखा ऋग्वेद से मात्र जुड़ी एक सखा है। तो हम लोग जो है शॉर्टकट में जो है आपको लूसेंट को समाप्त करने की कोशिश करेंगे और मोस्ट इम्पोर्टेंट और एक भी जो है इसके कथनों को छोड़ेंगे नहीं दोस्तों, ठीक है। आइए यहाँ पे अब देखते हैं, नोट में दिया हुआ है प्राचीन वेद ऋग्वेद है। प्राचीन वेद क्या है? तो ऋग्वेद है। और सबसे बाद का वेद कौन सा है? तो अथर्ववेद है। प्राचीन वेद ऋग्वेद और सबसे बाद का वेद तो अथर्ववेद है। आइए अब देखते हैं कि जो है संहिता के पश्चात ब्राह्मणों, अरण्यकों तथा उपनिषदों का स्थान दिया गया है। ध्यान रखेंगे, संहिता यानी चारों वेदों के बाद जो है ब्राह्मणों ग्रंथ का और अरण्यकों का तथा उपनिषदों का स्थान दिया गया है। और ये जो है संस्कृत के विषय में जानकारी प्राप्त होता है। इसमें जो है संस्कृत के बारे में जानकारी प्राप्त होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं वेद के बारे में। यहाँ पे दिया हुआ कि ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? तो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ आपको ऐत्रेय एवं कौशिकी है। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय एवं कौशिकी है। यजुर्वेद के तैत्तिरीय एवं शतपथ है। सामवेद के पंचविंश है। अथर्ववेद के गोपथ है। तो इसमें से एक न एक पूछता है, तो इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। इन ब्राह्मणों ग्रंथों में हमें जो है परीक्षित के बाद और बिंबिसार के पूर्व की घटनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। ब्राह्मण ग्रंथों में जो है परीक्षित के बाद और बिंबिसार के पूर्व की घटनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। शतपथ में गंधार शैल्य के कई कुरु, पंचाल, कौशल, विदेह आदि राजाओं का उल्लेख मिलता है। शतपथ में किसका मिलता उल्लेख? तो गंधार शैल्य के कई कुरु, पंचाल, कौशल, विदेह आदि की जो है उल्लेख मिलता है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है, ध्यान रखेंगे। उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो उपनिषदों की संख्या 108 है, जिसमें जो है 13 को मूलभूत उपनिषदों की श्रेणी में रखा गया। 13 को मूलभूत उपनिषदों की श्रेणी में रखा गया। तो आप तो बस ये याद रखें कि उपनिषदों की संख्या 108 है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। स्त्री का सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति किस में दिखाया गया है? तो मैत्रेयी संहिता में दिखाया गया है। स्त्री का सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयी संहिता में दिखाया गया है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। जबलोपनिषद में 4 आश्रमों का उल्लेख है। जबलोपनिषद में 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। स्मृति ग्रंथ में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक कौन सा है? तो मनुस्मृति है। ध्यान रखेंगे, स्मृति ग्रंथ में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक कौन है? मनुस्मृति है। इसमें जो है शुंग काल का मानक ग्रंथ है। यह जो है शुंग काल का मानक ग्रंथ है। और नारद स्मृति गुप्त युग का है। नारद स्मृति गुप्त
युग का है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे वेदांग एवं सूत्र के बारे में दिया हुआ है। तो वेदांगों की संख्या कितनी है? तो वेदांगों की संख्या 6 वेदांगों की संख्या है। ध्यान रखेंगे क्या क्या है? तो शिक्षा है, कल्प है, निरुक्ति है, व्याकरण है, छंद एवं ज्योतिषी है। शिक्षा, कल्प, निरुक्ति, व्याकरण, छंद एवं ज्योतिषी है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपको सूत्रों में गौतम धर्मसूत्र सबसे प्राचीन माना गया। ध्यान रखेंगे सूत्रों में जो है गौतम धर्मसूत्र सबसे प्राचीन माना गया है। ठीक है, अब आते हैं पुराणों के बारे में देखते हैं। तो पुराण को जो है, पुराण को के रचयिता कौन है? तो पुराण के रचयिता लोमहर्ष अथवा इनके पुत्र उग्रश्रवा को माना जाता है। लोमहर्ष अथवा इनके पुत्र उग्रश्रवा को माना जाता है पुराणों का रचयिता। ध्यान रखेंगे यहाँ पे दिया हुआ है बॉक्स बना करके, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। पुराण, विष्णु पुराण ये मौर्य वंश से संबंधित वंश है। विष्णु पुराण जो है मौर्य वंश से संबंधित वंश है। मत्स्य पुराण में दिया गया है आंध्र सतवाहन वंश के बारे में। आंध्र सतवाहन वंश। वायु पुराण ये गुप्त वंश से संबंधित वंश है, गुप्त वंश से संबंधित वंश है। ठीक है, पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या जो है ये 18 है। ध्यान रखेंगे पुराणों की संख्या 18 है। नेक्स्ट है पुराणों में जो है मत्स्य पुराण, पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन है। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन है। ठीक है, अग्नि पुराण में ध्यान रखेंगे, अग्नि पुराण में जो है राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधी विवरण भी दिया गया है। अग्नि पुराण में राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधी विवरण भी दिया गया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, बौद्ध, जैन एवं साहित्य के बारे में देखते हैं। जातक, जातक में जो है ये जातक जो है ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। ये जो है इसमें जो दिया हुआ है बौद्ध के पुनर्जन्म की कहानियाँ दिया हुआ है। जातक में बौद्ध धर्म की पुनर्जन्म की कहानियाँ दिया गया है। ध्यान रखेंगे। और हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथावस्तु है। एक बात ध्यान रखेंगे, बौद्ध धर्म जो है चतुर्थ बौद्ध संगति में जो है हीनयान और महायान में बट गया था, जिसमें हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो कथावस्तु है, जिसमें जो है महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र के बारे में वर्णन मिलता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, आगम। आगम जो है ये जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। ठीक है, और जैन धर्म का जो है प्रारंभिक इतिहास कल्प सूत्र से ज्ञात होता है, कल्प सूत्र से ज्ञात होता है। जैन ग्रंथ जो है भगवती सूत्र में जो है महावीर के जीवन कृतियों के बारे में भी दिया गया है। अब भगवती सूत्र में जो है 16 महाजनपदों के बारे में भी जानकारी मिलती है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं। चाणक्य का और क्या क्या नाम है? तो कौटिल्य, विष्णुगुप्त है। चाणक्य का और क्या क्या नाम है? तो चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त। और अर्थशास्त्र जो है 15 अधिकरणों में विभक्त है, 15 अधिकरणों में, और 180 प्रकरणों में विभक्त है। 15 अधिकरणों में और 180 प्रकरणों में विभाजित है। ध्यान रखेंगे। और इसको जो है अनुवादक, इसका अनुवादक कौन किए हैं? तो श्यामा शास्त्री जो है इसका अनुवाद किए हैं, श्यामा शास्त्री। ये भी ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं कल्हड़ के बारे में। कल्हड़ की पुस्तक कौन है? तो कल्हड़ की पुस्तक राजतरंगिणी है। कल्हड़ की पुस्तक राजतरंगिणी है, जो राजाओं की नदी के बारे में उल्लेख है। इस ग्रंथ में 8 सर्ग है, जिसमें तरंगों की संज्ञा दी गई है। इसमें जो है प्रारंभ से लेकर के 12वीं सदी तक कश्मीर के शासकों का वर्णन है। राजतरंगिणी में जो है कश्मीर के शासकों का वर्णन है, ये भी ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं, अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत जो है चचनामा में मिलता है। और ये जो है इसके लेखक कौन है? तो अली अहमद हैं। अरबों का सिंध विजय का वृत्तांत चचनामा में मिलता है और इसके लेखक अली अहमद हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं, अष्ट अध्याय। अष्ट अध्याय जो है संस्कृत भाषा व्याकरण की ये प्रथम पुस्तक है। ध्यान रखेंगे, अष्ट अध्याय संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक है। और इसको लिखने वाले कौन है? तो पणनी है। इसको लिखने वाले कौन है? तो पणनी है। ध्यान रखेंगे, इसके को लिखने वाले पणनी है। ठीक है, इसमें जो है मौर्य युगीन के बारे में मिलता है, यानी मौर्य काल के राजनीतिक व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। अष्ट अध्याय में पहली बार जो है लिपि शब्द का प्रयोग हुआ था। ध्यान रखेंगे, अष्ट अध्याय में पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ था। तो ऐसे पढ़ने से दोस्तों आपका लूसेंट जो है कंप्लीट हो जाएगा। और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक को ही हम लोग इसमें आप देख रहे हैं कि रंगा हुआ है और छुए हुए हैं।
ठीक है, तो आप चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब करिए और ज़रूर लाइक करिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट। कत्यायन के बारे में दिया, कत्यायन की गर्गी संहिता। कत्यायन की गर्गी संहिता ये क्या है? गर्गी संहिता एक ज्योतिषी ग्रंथ है, ध्यान रखेंगे। कत्यायन की गर्गी संहिता एक ज्योतिषी ग्रंथ है। इसमें जो है यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है, यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। पतंजलि जो है पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। पतंजलि जो है पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे और पतंजलि का लिखा हुआ जो है बुक है वो है महाभाष्य। महाभाष्य में शुंगों के इतिहास का पता चलता है, ध्यान रखेंगे। महाभाष्य में शुंगों के इतिहास का पता चलता है और पतंजलि रहते भी थे, पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे, तो इसलिए इन्होंने शुंगों के इतिहास के बारे में ही लिखा है महाभाष्य में, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारियाँ। जैसे यूनानी रोमन के लेखक हैं, रोमन के लेखक एक टेसियस हैं, ये ईरान का राजवैद्य थे। टेसियस कौन थे? तो ईरान का राजवैद्य है और इनमें इनका जो कहानियाँ मिलता है बहुत काल्पनिक और आश्चर्यजनक कहानियाँ मिलती है, ठीक है, जो अविश्वसनीय है। नेक्स्ट है हेरोडोटस। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है, ठीक है, और इनकी पुस्तक है हिस्टोरिका, ठीक है, और ये 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत और फारस में आए थे, भारत से फारस में आए थे, ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे टॉपिक जो अगला लिए हुए हैं मध्यकालीन भारत का, और आपको जो है कोई भी टॉपिक छूटेगा नहीं और आपको पढ़ने में भी मज़ा आएगा, ठीक है, तो आपको पढ़ने में भी मज़ा आएगा। तो इसको थोड़ा सा हम जो है जूम कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं। आइए देखते हैं भारत पर अरबों का जो है आक्रमण दिया हुआ है। तो मोहम्मद बिन कासिम जो है भारत पर सफल आक्रमण करने वाला पहला शासक था, ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये जो है अरब देश से आया हुआ था और भारत पर सफल आक्रमण किया था और सिंध पर 712 ईस्वी में इसने विजय पाया था। और सबसे पहले जो है अरब आक्रमण के समय सिंध पर जो है दाहिर का शासन था, ध्यान रखेंगे, अरब आक्रमण पे सिंध पर दाहिर का शासन था। और ये जो है क्या करने के लिए आया था? तो मुख्य इनका उद्देश्य था धन दौलत लूटना तथा इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था। आइए नेक्स्ट देखते हैं, मोहम्मद गजनी के बारे में देखते हैं। तो मोहम्मद गजनी 932 ईस्वी में अल्पतगीन नामक एक तुर्क सरदार गजनी साम्राज्य का स्थापना किया था, ध्यान रखेंगे। गजनी साम्राज्य की स्थापना कौन किया था? तो अल्पतगीन नामक एक तुर्क सरदार था, ध्यान रखेंगे। और इसकी राजधानी कहाँ थी? तो गजनी थी। अल्पतगीन की मृत्यु के पश्चात कुछ समय तक गजनी में पीरी-तिगनी, ध्यान रखेंगे, पीरी-तिगनी ने शासन किया। इसके शासन में जो है 972 से 977 में रहा और सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया गया। और प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब में शाही वंश का शासक कौन था? तो जयपाल था, ध्यान रखेंगे। प्रथम तुर्क आक्रमण के समय में पंजाब में शाही वंश का शासक कौन था? तो जयपाल था। नेक्स्ट है अल्पतगिनी का गुलाम तथा दामाद सुप्तगिनी, ध्यान रखेंगे। अल्पतगिनी का गुलाम तथा दामाद कौन था? तो सुप्तगिनी का नाम याद रखेंगे 977 ईस्वी में, ठीक है। और इसके बाद जो है इसी का पुत्र जो है मोहम्मद गजनी बनता है, जो सुप्तगिनी का पुत्र था। मोहम्मद गजनी जो है सुप्तगिनी का पुत्र था, जिसका जन्म हुआ था 1 नवंबर 971। इसके पिता के काल में ये जो है खुरासन का शासक था। इसके पिता के काल में यानी सुप्तगिनी के काल में ये खुरासन का शासक था। और मोहम्मद गजनी 27 वर्ष की उम्र में जो है यानी 998 ईस्वी में गद्दी पे बैठा। 27 वर्ष की उम्र में 998 ईस्वी में जो है ये गद्दी पे बैठता है, ठीक है। और आइए यहाँ पे देखते हैं, जब ये गद्दी पे बैठता है तो इसको 2 जो है उपाधियाँ प्रदान की गई, ध्यान रखेंगे। यमन उद दौला तथा यमीन उल मिलाह की इसको जो है 2 उपाधियाँ मिली। उसके बाद मोहम्मद गजनी ने भारत पे से कितना बार आक्रमण किया है? तो 17 बार आक्रमण किया है। और मोहम्मद के भारतीय आक्रमण का वास्तविक उद्देश्य धन की प्राप्ति था, ध्यान रखेंगे। महमूद का जो है आक्रमण का उद्देश्य क्या था? तो धन की प्राप्ति का था। महमूद गजनी को जो है मूर्ति भंजक आक्रमणकारी कहा जाता है। महमूद गजनी को मृत्यु भंजक आक्रमणकारी कहा जाता है। महमूद गजनी ने भारत पर प्रथम आक्रमण कब किया? तो 1000 ईस्वी में इसने प्रथम आक्रमण
किया था। और ये कहाँ पे किया था? तो पेशावर के कुछ भागों पर अधिकार करके वहाँ पर जो है अपने देश लौट गया था, पेशावर के कुछ भागों पे। फिर जो है महमूद गजनी 1001 ईस्वी में जो है शाही राजा जयपाल के विरुद्ध आक्रमण किया था 1001 में, ध्यान रखेंगे, जिसमें जो है जयपाल को पराजय किया था। उसके बाद महमूद गजनी जो है 1008 में नगरकोट के विरुद्ध जो है ये मूर्तिवादी के विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण जीत बताई जाती है। नगरकोट के विरुद्ध हमले को मूर्तिवादी के विरुद्ध पहली जीत बताई जाती है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, मोहम्मद गजनी ने थानेश्वर यानी चक्रा स्वामी की कांस्य से निर्मित आदमकद प्रतिमा को गजनी भेजकर रंगभूमि में रखवाया था। महमूद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण जो है 1025 वाला है, जो सोमनाथ मंदिर यानी सौराष्ट्र, ये मंदिर कहाँ है? सौराष्ट्र, जो गुजरात में पड़ता है, इस पर आक्रमण किया था और करीब करीब 20 लाख दिनार की संपत्ति हाथ लगी थी। और सोमनाथ की रक्षा में सहायता करने के कारण अनहिलवाड़ा के शासक पर महमूद ने आक्रमण किया था। अनहिलवाड़ा के शासक पर महमूद ने आक्रमण किया था। सोमनाथ मंदिर लूट कर ले जाने के क्रम में जो है महमूद पर जाठों ने आक्रमण कर दिया था। ध्यान रखेंगे, सोमनाथ का मंदिर जब लूट करके जा रहा था तो जाठों ने इस पर आक्रमण कर दिया और इसकी कुछ जो है संपत्तियां लूट ली थी। आइए नोट में दिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं। सोमनाथ भारत की 12 आदि ज्योतिर्लिंगों में प्रथम है। ध्यान रखेंगे, सोमनाथ मंदिर जो है 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम है। ठीक है, यह गुजरात में अरब सागर के तट पर, यह गुजरात में जो है अरब सागर के तट पर है। और 13 नवंबर 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा जो है इसका पूरा निर्माण कराया गया था। तो कब कराया गया था? तो 13 नवंबर 1947 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा इसका पूरा पुनः निर्माण करवाया गया था। और 11 मई 1951 के दिन जो है राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के द्वारा जो है मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की गई थी, यानी उद्घाटन किया गया था। आइए अब देखते हैं हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है आधुनिक भारत का इतिहास। तो आपको इसमें जो है सब विषयों से जो है एक दो पेज लिया गया है, यानी 20 दिनों में जो है हम लोग को इसको कंप्लीट कर लेना है, ऐसे ही पढ़ करके। तो आइए देखते हैं। उत्तराधिकारी युद्ध में गुरु गोविंद सिंह ने बहादुर शाह का साथ दिया था। ये बहादुर शाह कौन था? तो ये औरंगजेब का पुत्र था, बहादुर शाह, मुअज्जम इसका नाम था। तो इसके उत्तराधिकारी युद्ध में जो है गुरु गोविंद सिंह यानी सिख धर्म के जो 10वें गुरु हैं, इनका साथ दिया था। आइए नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ देख सकते हैं, मुगलों से स्वतंत्र होने वाले राज्य एवं संस्थापक। तो अवध जो है मुगलों से स्वतंत्र होने वाले राज्य एवं संस्थापक। तो अवध जो है कब स्वतंत्र हुआ था और कौन किया था, उसके बारे में दिया हुआ है। तो अवध को शहादत खां ने स्वतंत्र किया था, शहादत खां। ठीक है, संस्थापक था अवध का शहादत खां। हैदराबाद का चिनकिलीज खां या निजाम उल मुल्क आसफ जहां कहलाता था। ध्यान रखेंगे, हैदराबाद को चिनकिलीज खां या निजाम उल मुल्क आसफ जहां कहलाता था। रुहेलखंड को बीर दाऊद एवं अली मोहम्मद खान ने किया था स्वतंत्र। बंगाल को मुर्शिद कुली खान ने स्वतंत्र किया था। कर्नाटक को सादुतुल्ला खां। भरतपुर को चुरामन एवं बदन सिंह ने किया था। आइए देखते हैं, नोट में दिया हुआ है, मुगल सम्राट मोहम्मद शाह, ध्यान रखेंगे, मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने शहादत खां जो अवध का संस्थापक था, उसको जो है बुरहान उल मुल्क की जो है उपाधि दी थी। शहादत खां को जो है बुरहान उल मुल्क की उपाधि दी थी। ध्यान रखेंगे, शहादत खां का असली नाम क्या था? तो मीर मोहम्मद अमीन था। आइए नेक्स्ट देखते हैं, बहादुर शाह का पूर्व नाम क्या था? तो मुअज्जम था। बहादुर शाह का पूर्व नाम मुअज्जम था। इसको साहिब खबर के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, उसके बाद आता है जहादर शाह जो है ये लाल कुमारी बेस्या से जो है बहुत ज़्यादा प्रभावित रहता है और उसको जो है अपने शासन में हस्तक्षेप करने का आदेश दे रखा था। तो लाल कुमारी बेस्या का नाम याद रखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं,
अब है आपका सैयद बंधु। सैयद बंधु का क्या रोल रहता है, तो सैयद बंधु को किंग मेकर भी कहा जाता है, ठीक है। तो मुगल कालीन इतिहास में सैयद बंधु हुसैन अली खां एवं अब्दुल्ला खां, ध्यान रखेंगे, दो भाई थे हुसैन अली खां एवं अब्दुल्ला खां, को इस शासक निर्माता के रूप में इनको जाना जाता था। जहांदर शाह, ध्यान रखेंगे, उसके बाद आता है जहांदर शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता था, और फारुखसियर को मुगल वंश का घृणित कायर कहा जाता। फारुखसियर को मुगल वंश का घृणित कायर कहा जाता था। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सुंदर युवतियों के प्रति अधिक रुझान के कारण मोहम्मद शाह को जो है रंगीला बादशाह कहा जाता था। सुंदर युवतियों के प्रति अत्यधिक रुझान के कारण मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता था, ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है तुरानी सैनिक हैदर बेग ने, तुरानी जो सैनिक था हैदर बेग ने 9 अक्टूबर 1720 को जो है सैयद बंधु हुसैन अली खां की हत्या कर देता है। तुरानी सैनिक हैदर बेग ने 9 अक्टूबर 1720 को सैयद बंधु हुसैन अली खां की हत्या कर देता है। उसके बाद मोहम्मद शाह के शासनकाल में हैदराबाद के चिनकिलिज खां ने निजाम उल मुल्क की उपाधि धारण की थी, ध्यान रखेंगे। मोहम्मद शाह के शासनकाल में हैदराबाद के चिनकिलिज खां जो है कौन सा उपाधि धारण किया था, तो निजाम उल मुल्क की उपाधि धारण किया था, और 1725 में जो है हैदराबाद को स्वतंत्र कराया था। 1725 को जो है हैदराबाद को स्वतंत्र राज्य की स्थापना करवाया था चिनकिलिज खां, ध्यान रखेंगे, नोट में दिया हुआ है। हैदराबाद की स्थापना कौन किया था, तो हैदराबाद की स्थापना तुरानियों ने किया था, तुरानियों ने, और जो कि और अवध की स्थापना ईरानियों ने किया था। हैदराबाद की स्थापना तुरानियों ने किया था और अवध की स्थापना ईरानियों ने किया था, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। ईरान, ईरान के बारे में दिया हुआ है। ईरान यानी ईरान का पहला पुराना नाम क्या है, फारस इसको बोला जाता है, ठीक है। ईरान का एक सम्राट था जिसको नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया था। नादिर शाह जो दिल्ली पर आक्रमण किया था, करनाल का युद्ध भी 1739 में हुआ था, ठीक है। और उस समय जो दिल्ली का शासक कौन था, तो मोहम्मद शाह था। उस समय दिल्ली का शासक मोहम्मद शाह था। नादिर शाह को जो है ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। नादिर शाह जो है 70 करोड़ रुपया का धनराशि और शाहजहां का बनवाए हुए तख्ते ताउस और कोहिनूर हीरा को जो है लेकर फारस लौट जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। तख्ते ताउस पे अंतिम मुगल बादशाह बैठने वाला कौन था, तो मोहम्मद शाह था, ध्यान रखेंगे। तख्ते ताउत या मयूर सिंहासन पे अंतिम मुगल बादशाह बैठने वाला कौन था, मोहम्मद शाह था। अब आता है शाह आलम टू। शाह आलम टू का नाम क्या था, असली नाम था जो है इसका अली गौहर था, ठीक है। 1803 में जो है ये अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया, ठीक है। उस समय शाह आलम का शासनकाल था। 1803 में जो है अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लेता है। आइए नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं उत्तरकालीन मुगल सम्राट के बारे में दिया हुआ, जो क्रम वाइज दिया हुआ, तो इसको भी आपको देखना जरूरी है, ठीक है। औरंगजेब के बाद औरंगजेब का पुत्र बैठता कौन, बहादुर शाह 1707 से 1712 में, जिसका नाम था मुअज्जम, 1707 से 1712। और जहांदर शाह जो है 1712 से 1713 में, फारुखसियर 1713 से 1719 में, मोहम्मद शाह 1719 से 1748 में, अहमद शाह 1748 से 1754 में। उसके बाद आलमगीर टू आता है 1754 से 1759 में। उसके बाद शाह आलम टू आता है 1759 से 1806 तक रहता है ये। तो इसी के काल में जो है अंग्रेजों जो है दिल्ली पर कब्जा कर लेते हैं 1803 में, ध्यान रखेंगे। शाह आलम टू के ही काल में अंग्रेज जो है दिल्ली पर कब्जा कर लेते हैं 1803 में, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद अकबर द्वितीय आता है, अकबर सेकेंड आता है 1806 से 1837 में। उसके बाद बहादुर शाह जफर आता है 1837 से 1857 में। अब आइए देखते हैं पानीपत का तृतीय युद्ध। पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था आपको 1761 में, मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली के सेना के बीच में हुआ था। मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था, जिसमें जो है मराठों की हार हुई थी। अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम क्या था, तो अहमद खां था। अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम अहमद खां था। गुलाम कादिर खां 1806 में आया था, ठीक है। शाह आलम टू की हत्या करवाया था। गुलाम कादिर शाह 1806 में
शाह आलम टू की हत्या करवा दिया था। बहादुर शाह टू या जफर, बहादुर शाह टू या इसको जफर भी बोलते हैं, अंतिम मुगल सम्राट था, अंतिम मुगल सम्राट था। 1857 की क्रांति में इसको भाग लेने के कारण इसको जो है अंग्रेज बंदी बनाकर कहाँ भेज देते हैं, रंगून भेज देते हैं, जो आज म्यांमार है, इसको रंगून भेज देते हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं इसके द्वारा निर्मित महल। लाल किला में स्थित हीरा महल बहादुर शाह जफर ने बनवाया था। हीरा महल कौन बनाया था? बहादुर शाह जफर ने बनवाया था, जो लाल किला में उपस्थित है। मशहूर शायर मिर्जा गालिब जो है बहादुर शाह जफर के समय में ये दिल्ली में रहते थे। बहादुर शाह जफर के समय में दिल्ली में रहता था मिर्जा गालिब, ध्यान रखेंगे। हयात बख्श बाग लाल किला दिल्ली में स्थित है, ध्यान रखेंगे। हयात बख्श बाग लाल किला दिल्ली में स्थित है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है भारत में यूरोपीय व्यापारीय कंपनियों का आगमन। 17 मई 1498 ईस्वी को वास्को डी गामा जो है पश्चिमी तट पे आता है, भारत में जो है पश्चिमी तट पे कालीकट बंदरगाह पे पहुंचता है। ठीक है, और वहाँ पे जो है एक भारत एवं यूरोपियों के बीच एक नए समुद्र मार्ग की खोज करता है। और इस यात्रा में वास्को डी गामा गुजरात के पथ प्रदर्शक कौन था? तो अब्दुल मानिद था, ध्यान रखेंगे। वो गुजराती पथ प्रदर्शक कौन था? तो अब्दुल मानिद था। 1505 में फ्रांसिस्को द अल्मेडा आता है। ठीक है, 1505 में फ्रांसिस्को द अल्मेडा आता है और भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय था। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय था फ्रांसिस्को द अल्मेडा 1505। 1509 में आता है अल्फांसो द अल्बुकुर्क आता है। 1509 में अल्फांसो द अल्बुकुर्क आता है। ये जो है भारत में पुर्तगालियों का वायसराय बनता है। इसने यह जो है 1510 में जो है 1510 में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से जो है गोवा जीत लेता है। 1510 में बीजापुर के शासक थे यूसुफ आदिल शाह से गोवा जीत लेता है। कौन? अल्फांसो द अल्बुकुर्क। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कोचीन में खोली है। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कोचीन में खोली है। दक्षिणी पूर्वी तट पर पुर्तगालियों की एकमात्र बस्ती कौन थी? तो सन थोमे थी। दक्षिणी पूर्वी यानी ध्यान रखेंगे ये कौन सा तट पे? तो ये जो है तमिलनाडु वाला तट है, जो कोरोमंडल के तट पे जो है दक्षिणी तट पे जो है सन थोमे पुर्तगालियों का एकमात्र बस्ती थी। पुर्तगालियों के बाद भारत में डच लोग आए। ठीक है, अब पहला डच यात्री कौन था? तो पहला डच यात्री ध्यान रखेंगे कार्लेनियन हाउंटमैन था। पहला डच यात्री कार्लेनियन हाउंटमैन था। और 1596 ईस्वी में ये जो है सुमित्रा पहुंचा था। सुमित्रा जो द्वीप है, इंडोनेशिया का सुमित्रा जो द्वीप है वहाँ पे पहुंचा था कार्लेनियन हाउंटमैन। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमने भूगोल से लिया हुआ है, तो आइए भूगोल को भी देख लेते हैं। सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग कौन किया था? इरेस्टोथेनीज, ध्यान रखेंगे इरेस्टोथेनीज जो है सर्वप्रथम भूगोल का प्रयोग किया था। आइए नेक्स्ट देखते हैं हिकेटियस जो है भूगोल का जनक कहलाता है। हिकेटियस को क्या बोला जाता है? भूगोल का जनक कहलाता है। इसकी पुस्तक जस पीरियोडस है। इसकी पुस्तक का नाम जस पीरियोडस है, अर्थात पृथ्वी का वर्णन किया है। पृथ्वी का क्या किया है? वर्णन किया है। वर्तमान भूगोल का जनक कौन है? तो अलेक्जेंडर है, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। वर्तमान भूगोल का जनक कौन है? अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और याद रखेंगे। ठीक है, विश्व ग्लोब का निर्माता कौन है? विश्व ग्लोब का निर्माता कौन है? तो मार्टिन बेहम। विश्व ग्लोब का निर्माता मार्टिन बेहम है। विश्व मानचित्र का निर्माणकर्ता कौन है? तो अनेग्जी मेंडर है। विश्व मानचित्र का निर्माण करता कौन है? तो अनेग्जी मेंडर है। भौगोलिक विश्व कोश का रचनाकार कौन किया था? तो स्ट्रैबो ने किया था। भौगोलिक विश्व कोश का रचनाकार स्ट्रैबो ने किया था। आइए नेक्स्ट देखते हैं। जो इम्पोर्टेंट है हम लोग उसी को देखते चलेंगे दोस्तों। यहाँ पे आप ये चीज़ जो है पूछता है, कभी कभी पूछ लेता है, भूगोल की कुछ परिभाषाओं के रूप में कुछ पूछ लेता है कि भूगोल के बारे में स्ट्रैबो ने लिखा है। क्या लिखा है देख लीजिए। भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य लोगों के विषय, आकाश से पिंड, स्थल, महासागरों, जीव जंतुओं, वनस्पति, फलों तथा भू धरातल के क्षेत्र में देखे जाने वाले प्रत्येक अन्य वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त होता है। स्ट्रैबो ने ये कहा है।
ठीक है। बहुत सारे लोगों का मत यहाँ पे दिया हुआ, लेकिन ये चीज़ें हम लोग नहीं देखते, जो इम्पोर्टेंट है वही चीज़ें हम लोग देखते जाएंगे। ब्रह्मांड के बारे में अब दिया हुआ है इसमें, तो ब्रह्मांड के बारे में देख लेते हैं। ब्रह्मांड सबसे पहले किसे कहते हैं, तो ब्रह्मांड जो है अस्तित्वमान द्रव्य, ध्यान रखेंगे, अस्तित्वमान द्रव्य एवं ऊर्जा का सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहते हैं। अस्तित्वमान द्रव्य एवं ऊर्जा के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं, तो ब्रह्मांड कहते हैं। महाविस्फोटक सिद्धांत यानी बिग बैंग थ्योरी का जो है कौन दिया था, तो बिग बैंग थ्योरी दिए थे एब जॉर्ज लेमेंटियर ने। एब जॉर्ज लेमेंटियर का नाम याद रखेंगे। ये जो है बिग बैंग थ्योरी यानी महाविस्फोटक का सिद्धांत का थ्योरी दिए हैं। उसके बाद जो है समय अवस्था या सतत दृष्टि सिद्धांत कौन दिया है, तो ये दिए हैं आपको थॉमस गोल्ड एवं हरमन बॉडी ने। थॉमस गोल्ड या हार्मन बॉडी ने दिए हैं। दोलन सिद्धांत कौन दिए हैं, तो डॉक्टर एलन संडेजा ने दिया है। तो इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट रहता है महाविस्फोटक सिद्धांत, तो इसको तो ज़रूर याद रख लें। बाकी ये जो तीनों का नाम याद रखेंगे हल्का फल्का, ठीक है। दोलन सिद्धांत डॉक्टर एलन संडेजा ने दिया था। स्पीति सिद्धांत कौन दिया था, तो एलन गुथ ने दिया था। अब तो इसमें इम्पोर्टेंट है महाविस्फोटक सिद्धांत, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में जो है महाविस्फोट सिद्धांत या बिग बैंग थ्योरी, ठीक है, सर्वाधिक मान्यता सिद्धांत है, ठीक है। और इसका प्रतिपादन जो है बेल्जियम के एक खगोलज्ञ एवं पादरी थे एब जॉर्ज लेमेंटियर। ये बेल्जियम के जो है खगोलज्ञ एवं पादरी थे एब जॉर्ज लेमेंटियर ने किया था, ठीक है। अब बाद में रॉबर्ट बेगनोर ने इसकी व्याख्या की थी। रॉबर्ट बेगनोर ने इसकी व्याख्या की थी। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है बिग बैंग थ्योरी, तो इसको ज़रूर ध्यान रखेंगे। एब जॉर्ज लेमेंटियर का नाम और व्याख्या करने वाले कौन थे, रॉबर्ट बेगनोर व्याख्या किए थे। आइए नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने लगाया हुआ इम्पोर्टेंट, वैज्ञानिकों का विश्वास है कि महाविस्फोटक बिग बैंग की घटना आज से कितना अरब वर्ष पहले हुई थी, तो 13.7 अरब वर्ष पहले हुई थी। 13.7 अरब वर्ष पहले हुई थी, ठीक है। यानी आज से 4.5 वर्ष पहले जो है सौरमंडल का विकास हुआ था। सौरमंडल का विकास हुआ था। यहाँ पे एक नासा शब्द आया हो तो नासा को ध्यान रखेंगे। ये नासा जो है, ये नासा किसका है, तो ये अमेरिका का, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे नासा के बारे में दिया हुआ थोड़ा सा देख लेंगे। नासा 30 जून 2001 को जो है डेविड विलिंकिंसन ने एक नेतृत्व में बिग बैंग की पुष्टि हेतु मैप परियोजना चालू जो है प्रारंभ किया था। बिग बैंग की पुष्टि हेतु मैप परियोजना प्रारंभ किया था। कब प्रारंभ किया था, तो 30 जून 2001 को डेविड विलिंकिंसन के नेतृत्व में, ठीक है। और इसमें जो है ब्रह्मांड की आयु कितना 13.7 अरब वर्ष निर्धारित किया गया था। और बाद में इसकी मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु के उपरांत इसका नाम जो हो जाता है वो क्या नाम हो जाता है, मैप का नाम हो जाता है WMAP यानी विलिंकिंसन के नाम से हो जाता है। विलिंकिंसन मैप के नाम से हो जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, जो इम्पोर्टेंट है हिग्स बोसन का निर्माण का, हिग्स बोसन या गॉड पार्टिकल का नाम आप याद रखेंगे, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है ब्रिटिश वैज्ञानिक हिग्स ने 1964 में कस्मोलॉजी समझने हेतु गॉड पार्टिकल, ठीक है, जो परमाणिक अवधारणा को पेश किया था, जो भारतीय वैज्ञानिक थे सत्येंद्र नाथ बोस की बोसन थ्योरी पर आधारित था, ठीक है, बोसन थ्योरी पे आधारित था। आइए फिर देखते हैं इसको। ब्रह्मांड का व्यास कितनी है, तो ब्रह्मांड का व्यास है 10⁸ प्रकाश वर्ष। 10⁸ प्रकाश वर्ष ब्रह्मांड का व्यास है, ठीक है। और ब्रह्मांड में अनुमानित मंदाकिनियों की संख्या कितनी है, तो 100 अरब मंदाकिनी है। 100 अरब मंदाकिनी यानी गैलेक्सी है, ठीक है। और प्रत्येक मंदाकिनी में जो है 100 अरब तारे हैं। प्रत्येक मंदाकिनी में कितने अरब तारे हैं, तो 100 अरब तारे हैं। नेक्स्ट है, आइए देखते हैं
कि हमारी पृथ्वी की अपनी एक मंदाकिनी है, जिसे क्या कहा जाता है, तो हमारी पृथ्वी की एक मंदाकिनी है जिसको कहा जाता है दुग्ध मेखला या आकाश गंगा या मिल्की वे कहा जाता है। ठीक है, और इसके 38% भाग जो है सर्पिला है, जो 80% जो भाग है वो सर्पिला आकार की है। जो हमारी आकाश गंगा जो है या दुग्ध मेखली कैसी है, तो सर्पिला है, ध्यान रखेंगे। और सबसे पहले जो है इसे कौन देखा था मंदाकिनी को, तो गैलीलियो ने देखा था, सबसे पहले गैलीलियो ने देखा था। आकाश गंगा की सबसे नज़दीकी मंदाकिनी को क्या कहा जाता है, तो देवयानी कहा जाता है। आकाश गंगा की सबसे नज़दीकी मंदाकिनी को देवयानी कहा जाता है। ठीक है, और नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी कौन सा है, तो डेवर्फ मंदाकिनी है, डेवर्फ मंदाकिनी है। निहारिका से जो है, निहारिका जो है ब्रह्मांड की नर्सरी कहा जाता है। निहारिका को ब्रह्मांड की नर्सरी कहा जाता है जहाँ तारों का जन्म होता है, जहाँ तारों का जन्म होता है। ठीक है, तो इसमें जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग खाली देखेंगे। सुपरनोवा के बारे में ध्यान रखेंगे। सुपरनोवा क्या है, तो निहारिका दो अलग अलग कारणों से बनती है। पहला ब्रह्मांड की उत्पत्ति और दूसरा किसी विस्फोटक तारे से बने सुपरनोवा से बनती है, सुपरनोवा से बनती है निहारिका। तो इसके बारे में दिया हुआ है। सुपरनोवा से जो पदार्थ उत्सर्जित होता है उससे भी निहारिका का जन्म होता है। सुपरनोवा से जो पदार्थ उत्सर्जित होता है उससे क्या होता है, निहारिका का जन्म होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। जो इम्पोर्टेंट है हम लोग उसी को देखते हैं दोस्तों। आइए अब यहाँ से सौरमंडल के बारे में दिया हुआ है, सोलर सिस्टम के बारे में दिया हुआ। सोलर सिस्टम तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतु, उल्काओं तथा अन्य आकाश पिंडों के समूह को क्या कहा जाता है, तो सौरमंडल कहा जाता है। ठीक है, सौरमंडल कहा जाता है। और सौरमंडल का निकाय द्रव्य का लगभग 99.99 द्रव्य सूर्य में निहित होता है। सौरमंडल के समस्त ऊर्जा का स्रोत भी सूर्य है। सौरमंडल का समस्त ऊर्जा का स्रोत कौन है, सूर्य है। ठीक है, प्लेनेमस सौरमंडल से बाहर बिल्कुल एक जैसा दिखने वाला जुड़वा पिंडों का एक समूह है। प्लेनेमस क्या है, तो सौरमंडल के बाहर बिल्कुल एक जैसा दिखने वाला जुड़वा पिंडों का एक समूह। आइए सूर्य के बारे में जानते हैं, सन के बारे में जानते हैं। सूर्य सौरमंडल का प्रधान है। सूर्य जो है सौरमंडल का प्रधान है। दुग्ध मेखला के केंद्र से लगभग कितना दूरी पर है, तो 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पे है। दुग्ध मेखला या हमारी मंदाकिनी का नाम क्या है, दुग्ध मेखला। ठीक है, इससे कितनी दूरी पर है, तो 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पे है, ये भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद जो है दुग्ध मेखला मंदाकिनी के केंद्र के चारों ओर 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड की गति से परिक्रमा कर रहा है। दुग्ध मेखला मंदाकिनी के केंद्र के चारों ओर जो है 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड की गति से जो है ये परिक्रमा कर रही है। यानी इसको जो है एक बार घूमने में 25 करोड़ यानी 250 मिलियन वर्ष का समय लग जाता है, जिससे ब्रह्मांड वर्ष कहा जाता है। जिससे क्या कहा जाता है, ब्रह्मांड वर्ष कहा जाता है। अब आइए देखते हैं सूर्य के बारे में। सूर्य अपने अक्ष पे पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। यानी मैप में देखा जाए तो ये इधर पूरब होता है, तो इधर से जो है पश्चिम की ओर घूमती है। ठीक है, पश्चिम की ओर ऐसे घूमता है, पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। और मध्य भाग 25 दिनों में जो है, ध्रुवों का भाग 35 दिनों में एक घूर्णन करता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। सूर्य एक गैसीय गोला है। सूर्य क्या है, तो एक गैसीय गोला है जिसमें हाइड्रोजन कितना है, तो 71% है। हीलियम कितना है, तो 26.5% है। अन्य तत्व कितना है, तो 2.5% है। ठीक है, और सूर्य के केंद्रीय भाग को क्रोड कहा जाता है। सूर्य का जो केंद्रीय भाग होता है उसको क्या कहते हैं, तो क्रोड कहा जाता है। जिसका तापमान कितना है, तो 1.5 गुने 10⁻⁷ डिग्री सेल्सियस, 1.5 गुने 10⁻⁷ डिग्री सेल्सियस है। तथा सूर्य की बाहरी सतह का तापमान यानी बाहरी सतह का तापमान कितना है, तो 600 डिग्री सेल्सियस है, 600 डिग्री सेल्सियस है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। सूर्य के केंद्र पर नाभिक के संलयन होता है, जो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत होता है। तो अगर कभी पूछ ले कि सूर्य का ऊर्जा का स्रोत कौन है, तो नाभिक के संलयन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, सूर्य का दीप्तिमान सतह को क्या बोला जाता है, तो दीप्तिमान सतह को जो है प्रकाश मंडल या फोटोस्फीयर कहा जाता है। प्रकाश मंडल या फोटोस्फीयर कहा जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। सूर्य किरण के बारे में ध्यान रखेंगे। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाला भाग को क्या कहा जाता है, तो सूर्य किरण कहा जाता है। सूर्य
किरण कहा जाता है, ठीक है। और सूर्य की उम्र कितना है, तो 5 बिलियन वर्ष है। सूर्य की जो है उम्र 5 बिलियन वर्ष है। नेक्स्ट है ब्रह्मांड के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि एक पोलैंड के खगोलीय शास्त्री थे, एक पोलैंड के खगोलीय शास्त्री थे जिनका नाम था निकोलस कोपरनिकस, 1473 से 1543 में। यह दर्शाया कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र पर है, यह सूर्य दर्शाया कि सूर्य जो है ब्रह्मांड के केंद्र पर है तथा ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। अतः सूर्य विश्व या ब्रह्मांड का केंद्र बन गया। इसे सूर्य केंद्रीय सिद्धांत कहा जाता है, इसे जो है सूर्य केंद्रीय सिद्धांत कहते हैं। तो ये सिद्धांत कौन दिया था, तो निकोलस कोपरनिकस ने ये सिद्धांत दिया था, ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब आपको जो है नेक्स्ट जो टॉपिक है भारत का भूगोल, नेक्स्ट जो टॉपिक है भारत का भूगोल। वो विश्व का भूगोल में हम लोगों ने ब्रह्मांड देखा, अब भारत का भूगोल में देखते हैं। तो जैसे जैसे लूसेंट का टॉपिक आएगा दोस्तों उसी को हम लोग देखेंगे। अलग से मैं कोई तथ्य जोड़ नहीं रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबा ना बन जाए। तो आइए देखते हैं। भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है, भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में स्थित है। तो ध्यान रखेंगे उत्तरी गोलार्ध में क्यों है, क्योंकि अगर हम देखा जाए काल्पनिक रेखा तो मान लीजिए कि ये कौन सा रेखा है, तो ये हम मान लेते हैं 0 डिग्री, इसको जो है मान लेते हैं, इसको जो है प्रधान रेखा, प्रधान देशांतर रेखा या ग्रीनविच रेखा मान लेते हैं इसको। और ये जो है विषुवत रेखा, ये जो है विषुवत रेखा है। और भारत रेखा जो है कर्क रेखा पे, यानी ऊपर कर्क रेखा जो है भारत को 2 भागों में बांटता है। तो भारत यहीं पे स्थित है, भारत यहीं पे स्थित है। तो यानी यहाँ से देखा जाए तो भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में भारत स्थित है। और सबसे जो नीचे यानी तमिलनाडु का जो है 8 डिग्री 4 अक्षांश, यानी जो टच करता है अक्षांश रेखा 8 डिग्री 4 अक्षांश, और ऊपर वाला जो है यानी ऊपर वाला जम्मू कश्मीर का जो तट का है ऊपर वाला भाग, ठीक है, कोरोमंडल तट जो है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पे टच करता है। तो ये अक्षांश पे टच करता है। और देशांतर के कौन सा देशांतर, तो ये देशांतर ध्यान रखेंगे, ये देशांतर ध्यान रखेंगे 68 डिग्री 7 मिनट, देशांतर जो है 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में स्थित है। यानी 68 डिग्री 7 मिनट ये देशांतर हो गया और 97 डिग्री 25 मिनट ये देशांतर के बीच में कौन स्थित है, तो ये अपना भारत स्थित है, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है, तो संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार ये है 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक उत्तरी अक्षांश के मध्य है, उत्तरी अक्षांश के मध्य है। भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो 32,87,263 वर्ग मीटर। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। ध्यान रखेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो है विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। तो पहला कौन सा हो जाएगा, वो भी हम लोग आगे पढ़ लेंगे, ठीक है। लाइन बाय लाइन चल रहे हैं तो लाइन बाय लाइन ही हम लोग चलेंगे, बाद में इसमें कुछ जोड़ना नहीं है। और जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में दूसरा स्थान आता है, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि में भारत से बड़े 6 देश हैं, उसके बारे में भी जान लीजिए। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से 6 बड़े देश हैं, कौन कौन है, तो पहला रूस है, दूसरा कनाडा है, उसके बाद चीन है, उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका है, उसके बाद ब्राज़ील है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है और 7वां कौन है, तो भारत है, हमारा 7वां भारत है। 8वां भी ध्यान रखेंगे, 8वां कौन सा है, तो 8वां सबसे बड़ा जो देश है वो अर्जेंटीना है, अर्जेंटीना है, ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है, 2.42% है। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व का क्षेत्रफल से 2.42% है, जबकि जनसंख्या संपूर्ण विश्व की जनसंख्या से 17.5% है। ये जो है 2011 की जनगणना के अनुसार दिया गया है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में 8 बड़े देश हैं, कौन है, तो पहला चीन है, दूसरा भारत है, तीसरा कौन है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका है और चौथा इंडोनेशिया है, 5वां ब्राज़ील है, 6वां पाकिस्तान है,
ठीक है। और 7वां बांग्लादेश है और 8वां रूस है, ध्यान रखेंगे 8वां जो है रूस है, ध्यान रखेंगे जनसंख्या की दृष्टि से। उसके बाद भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार, उत्तर से दक्षिण विस्तार हम लोग देखते हैं कि भारत का उत्तर से दक्षिण का विस्तार देखते हैं, यानी कन्याकुमारी से लेकर के जम्मू कश्मीर का विस्तार कितना है, ठीक है। तो ये है आपको 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। पूरब से लेके पश्चिम यानी गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश का जो विस्तार है 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। आइए नेक्स्ट देखते हैं, भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है, तो 15,200 किलोमीटर। भारत की स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है, ठीक है। और इसके तटीय भाग की कुल जो है तटीय भाग की लंबाई कितना है, तो 7,516.6 किलोमीटर, 7,516.6 किलोमीटर है। ये तो स्थलीय सीमा की लंबाई है 15,200 और तटीय भाग हो गया 7,516.6 किलोमीटर है। अब मुख्य तटीय भाग ध्यान रखेंगे, मुख्य भूमि का तटीय भाग जो है 6100 किलोमीटर, मुख्य तटीय भाग कितना किलोमीटर है, 6100 किलोमीटर है। अगर पूरा तटीय भाग मिला दिया जाए तो कितना है, 7,516.6 किलोमीटर। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। आगे आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है भारत के साथ पड़ोसी देशों के संबंध में के बारे में दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको बांग्लादेश देखते हैं सबसे पहले। तो बांग्लादेश जो है 4,096 किलोमीटर जो है किलोमीटर बांग्लादेश से जो है सीमा लगता है 4,096 किलोमीटर, ध्यान रखेंगे। और कौन कौन राज्य का लगता है, तो ध्यान रखेंगे पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, असम, ठीक है। चीन से कितना लगता है, तो चीन से लगता है 3,488, 3,488। कौन कौन राज्य लगता है, तो लद्दाख लगता है, अरुणाचल प्रदेश लगता है, उत्तराखंड लगता है, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम लगता है। पाकिस्तान की बारे में देखते हैं। तो पाकिस्तान से जो है पाकिस्तान 3,323 इसका बॉर्डर लगता है। और ये जो है राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गुजरात और पंजाब, ठीक है। पाकिस्तान से ध्यान रखेंगे राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गुजरात और पंजाब, और सबसे ज़्यादा जो है पाकिस्तान का बॉर्डर राजस्थान से लगता है। नेक्स्ट है नेपाल से देख लेते हैं। नेपाल का जो है सीमा लगता है 1,751, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। म्यांमार का देख लेते हैं। तो म्यांमार 1,643, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड। भूटान का देख लेते हैं। तो भूटान का 699 है, असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। अफगानिस्तान का देख लेते हैं। तो अफगानिस्तान का 106 किलोमीटर, ध्यान रखेंगे सबसे कम जो है अफगानिस्तान से 106 किलोमीटर। और एक जो है केंद्र शासित प्रदेश लगता है वो है लद्दाख, ध्यान रखेंगे। और लद्दाख ये भी पाक अधिकृत क्षेत्र है, ये भी पाक अधिकृत क्षेत्र है। तो कुल लंबाई कितना हो गया, 15,106.7 किलोमीटर, ठीक है। कुल स्थलीय सीमा कितना लग रहा है, तो 15,106.7 किलोमीटर, ध्यान रखेंगे। भारत में कुल 16 राज्य पड़ोसी देशों के सीमा से जुड़ा है। भारत जो है 16 राज्य पड़ोसी देशों की सीमा से जुड़ा है। कितने, भारत के कुल 16 राज्य जो है पड़ोसी देशों की सीमा से जुड़ा हुआ है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। भारत का जलीय सीमा, समुद्री सीमा कितना है, तो 7 देश है। कौन कौन है, पाकिस्तान है, मालदीव है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, थाईलैंड है, इंडोनेशिया है, ठीक है। जलीय सीमा, समुद्री सीमा में कितने देश हैं, तो 7 देश हैं। पाकिस्तान है, मालदीव है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, थाईलैंड है और इंडोनेशिया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। पड़ोसी देशों से लगा सबसे लंबा संबंध राज्य कौन कौन सा है, देख लेते हैं। तो बांग्लादेश से जो है पश्चिम बंगाल, ठीक है, सबसे लंबा सीमा बनाता है पश्चिम बंगाल। बांग्लादेश से सबसे लंबा सीमा बनाता है, कितना सीमा बनाता है, तो ध्यान रखेंगे 2,216.7 किलोमीटर। और नेपाल से सबसे लंबा सीमा कौन बनाता है, उत्तर प्रदेश से बनाता है 651 किलोमीटर। म्यांमार से तो अरुणाचल प्रदेश सबसे लंबा सीमा बनाता है 520 किलोमीटर। भूटान से असम सबसे लंबा सीमा बनाता है 267 किलोमीटर। पाकिस्तान से राजस्थान सबसे लंबा सीमा बनाता है 1170 किलोमीटर। और चीन से अरुणाचल प्रदेश सबसे लंबा सीमा बनाता है 1080 किलोमीटर।
सॉरी, खांसी आ गया। आइए आप नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, बंद अर्थव्यवस्था किसको कहा जाता है। तो बंद अर्थव्यवस्था में न तो निर्यात होता है और न ही आयात होता है, उसको क्या कहते हैं, बंद अर्थव्यवस्था करते हैं, क्योंकि विश्व से कोई संबंध इसका नहीं रहता, विश्व से कोई संबंध नहीं रहता, यानी किसी देश का भी कोई न निर्यात होता है न आयात होता है, तो उसको बंद अर्थव्यवस्था कहा जाता है। ठीक है, तो इसको मुख्य जो टॉपिक है उसी को हम लोग देखते जाएंगे। ठीक है, उतना पढ़ने का अब जो है आप लोग के पास समय नहीं है, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अर्थव्यवस्था को आर्थिक गतिविधियों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है, जिन्हें क्या कहा जाता है, क्षेत्रक कहा जाता है, जिन्हें क्षेत्रक कहा जाता है। प्रथम प्राथमिक क्षेत्र, पहला जो है प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं, इसको समझ लीजिए, बहुत एग्जाम में पूछता है। तो अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर जो निर्भर होता है उसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। पर्यावरण पे जो निर्भर रहता है उसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। इन गतिविधियों का संबंध में भूमि, जल, वनस्पति और खनिज जैसे प्राकृतिक संसाधनों से है। प्राथमिक क्षेत्रक में जो है, प्राथमिक क्षेत्रक में शामिल कौन कौन है, तो पहला कृषि है, वानिकी है, मत्स्य पालन है, पशुपालन है, खनन है, उत्खनन है, संलग्न है, प्राकृतिक रोड कॉलर जॉब के जरिए संबंधित है। नेक्स्ट है द्वितीय क्षेत्र कौन सा है, तो द्वितीय क्षेत्र में आपका जो है आ जाता है प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को अपने गतिविधियों में कच्चे माल की तरह जो उपयोग करता है उसको द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है, उसको द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। यहाँ से हम लोग देख सकते हैं भारतीय संविधान के बारे में लिए हुए हैं टॉपिक, तो भारतीय संविधान देखेंगे, बाकी जो है तृतीय क्षेत्र जो बचा हुआ है उसको अगले वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त इतिहास इसमें दिया हुआ है। तो ध्यान रखेंगे भारतीय संविधान का विकास कब होता है, तो जब अंग्रेज़ों ने 1757 ईस्वी का प्लासी की लड़ाई जो जीता था, प्लासी की लड़ाई सिराजुद्दौला से, तो वो जो है, और उसके बाद 1764 में बक्सर की युद्ध को अंग्रेज़ों ने जब जीता था तो बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का कंपनी का जो है शासन का शिकंजा कसा गया था। ठीक है, और उसी समय जो है, उसी समय अनुकूल व्यवस्था बनाए रखने के लिए अंग्रेज़ों जो है समय समय पर जो है कई एक्ट पारित किए गए, जो भारतीय संविधान के विकास की सीढ़ियाँ बनी, जो भारतीय संविधान के विकास की सीढ़ियाँ बनी वो निम्न प्रकार दिया हुआ है। पहला दिया हुआ है रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में। ठीक है, इस अधिनियम के बारे में जान लेते हैं। इस अधिनियम का अत्यधिक महत्व है 1773 के बारे में। तो पहला दिया हुआ है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने के लिए, ठीक है, ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को नियमित और नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था। अर्थात कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया था, अर्थात जो है कंपनी के शासन पे जो है संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया था। उसके बाद जो है दूसरा पॉइंट दिया हुआ कि इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। इसके द्वारा जो है केंद्रीय प्रशासन की नींव भी रखी गई थी। तो ध्यान रखेंगे 1773 के रेगुलेटिंग के द्वारा। आइए नेक्स्ट देखते हैं इसकी विशेषताएं क्या थी। तो विशेषताएं के बारे में ध्यान रखेंगे। इस अधिनियम के द्वारा जो है बंगाल का गवर्नर था, उस बंगाल के गवर्नर जनरल पद का नाम दिया गया था जी। ठीक है, बंगाल के गवर्नर को जो है गवर्नर जनरल पद का नाम दिया गया था, और मुंबई तथा मद्रास के गवर्नर का इसको अधीन कर दिया गया था। मुंबई और मद्रास के गवर्नर को जो है इसके अधीन कर दिया गया था। इस एक्ट के तहत बनने वाला प्रथम गवर्नर जनरल कौन है, बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है, तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे। इस अधिनियम के द्वारा बनने वाले प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। कब बने थे, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। ध्यान रखेंगे 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा लॉर्ड वारेन हेस्टिंग जो है प्रथम गवर्नर जनरल बनते हैं। उसके बाद जो है देख लेते हैं जो मेन फैक्ट है। इस अधिनियम के द्वारा जो है कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। ठीक है, जिसके न्यायाधीश कौन रहते हैं, सर एलिजा
इन पे, और इनके साथ जो 3 और न्यायाधीश रहते हैं, इनके साथ जो है 3 और न्यायाधीश रहते हैं। तो इनका नाम भी नहीं याद रखना है, लेकिन एक बार आप देख लें, क्योंकि आजकल ये भी पूछना चालू कर दिया है। चैम्बर्स, लिविंगस्टेयर और हार्डिंग, चैम्बर्स, लिविंगस्टेयर और हार्डिंग, तो ये आपको 3 और न्यायाधीश थे। ठीक है, उसके बाद जो है इस अधिनियम के द्वारा जो है ब्रिटिश सरकार को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त बनाया गया था। ठीक है, उसके बाद जो है एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 लेकर के आया गया, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 लेकर के आया। इसमें जो है रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए यह एक्ट का प्रावधान था। ठीक है, और इसके अनुसार कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए विधि बनाने का अधिकार प्रदान किया गया था। ध्यान रखेंगे, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 में क्या किया गया है, तो कि रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 की कमियों को दूर करने के लिए बनाया गया था, और इसमें जो है बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए एक विधि बनाने का व्यवस्था प्रदान किया गया था। नेक्स्ट है 1784 में क्या दिया हुआ है, तो 1784 पिट्स इंडिया का यह एक्ट है। इस एक्ट के द्वारा दोहरी प्रशासन का प्रारंभ हुआ था। 1784 पिट्स इंडिया के द्वारा जो है दोहरी प्रशासन का प्रारंभ हुआ था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंतर्गत जो है व्यापारिक मामले आते थे, और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के अंतर्गत जो है राजनीतिक मामला आते थे। नेक्स्ट है 1793 ईस्वी का चार्टर अधिनियम के द्वारा जो है, इसके द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों का वेतन आदि को भारतीय राजस्व से देने की व्यवस्था की गई। तो क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है कि कौन सा चार्टर अधिनियम से जो है कर्मचारियों को का वेतन आदि भारतीय राजस्व से देने की व्यवस्था की गई। तो ध्यान रखेंगे 1793 के चार्टर अधिनियम से। नेक्स्ट है 1813 का चार्टर अधिनियम। तो 1813 का चार्टर अधिनियम क्या है, तो इस अधिनियम की मुख्य विशेषता है कि कंपनी का अधिकार पत्र को जो है 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था, 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था। दूसरा जो है कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने का एकाधिकार जो है छीन लिया गया था, एकाधिकार को छीन लिया गया था। किंतु चीन के साथ व्यापार एवं पूर्वी देशों के साथ चाय का व्यापार के संबंध में 20 वर्षों के लिए एकाधिकार प्राप्त था। ध्यान रखेंगे, कुछ सीमाओं के अधीन सभी ब्रिटिश। ठीक है, अब आइए हम लोग इसका और देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है आपको 1813 में ध्यान रखेंगे 1813 ईस्वी के अधिनियम द्वारा जो है ईसाई पादरियों को आज्ञा प्राप्त मिल जाता है कि भारत आने की सुविधा मिल गई और वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते थे। 1833 के चार्टर अधिनियम क्या है, तो 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा जो है कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त किया गया था। 1833 के माध्यम से कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था। अब कंपनी के कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर से मात्र भारत का शासन करना रह गया था। बंगाल का गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, यानी जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ध्यान रखेंगे। उसके बाद जो है आपको जो मेन है वही हम लोग देखेंगे। उसके बाद भारत में दास प्रथा की विधि विरोध जो है 1833 अधिनियम के द्वारा जो है इसको जो है विधि विरोध घोषित किया गया था। 1843 में इसका अनुमूलन कर दिया गया था। ठीक है, और उसके बाद जो है इसी अधिनियम के द्वारा जो है धारा 87 के तहत कंपनी के अधीन पद धारण करने के लिए किसी व्यक्ति को धर्म, जनसंख्या, मूल, वंश या रंग के आधार पर अयोग्य नहीं ठहराया जाने का उपबंध किया गया था। 1833 के माध्यम से किया गया था। और इसी अधिनियम के द्वारा जो है 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का भी गठन किया गया था। आइए नेक्स्ट देखते हैं 1853 का चार्टर अधिनियम। 1853 का चार्टर अधिनियम, इस अधिनियम के द्वारा सेवाओं में नामजदगी का सिद्धांत समाप्त कर कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगिता परीक्षाओं के आधार पर भरने की व्यवस्था की गई थी। इसके लिए 1854 ईस्वी में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई थी। ध्यान रखेंगे, परीक्षा जो है 1853 के द्वारा जो है प्रतियोगी परीक्षाओं का जो है उपयोग किया गया। किसके लिए, तो
कंपनी के महत्वपूर्ण पदों के लिए। और ठीक है, इसके लिए जो है 1854 में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद की विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। इसके तहत परिषदों में 6 नए और पार्षद जोड़े गए थे। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं 1858 के बारे में। 1858 को भारत शासन अधिनियम कहा जाता है। इसकी विशेषता है भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंपा गया था। ठीक है, और मुगल सम्राट का पद को समाप्त कर दिया गया था 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा जो है मुगल सम्राट का पद को समाप्त कर दिया गया था। और इसी अधिनियम के द्वारा जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को भी समाप्त कर दिया गया था 1858 में। ठीक है, और भारत के राज्य सचिव की नियुक्ति की गई थी इसी अधिनियम के द्वारा। और भारत का गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया था। ठीक है, 1858 अधिनियम के अंतर्गत। और उस समय जो है गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग जो है अंतिम गवर्नर जनरल थे और प्रथम वायसराय थे। अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय बने थे, ये भी ध्यान रखेंगे। आइए अब भौतिकी विज्ञान से कुछ हमने प्रश्न लिया हुआ तो इसको भी देख लेते हैं। दोस्तों ऐसे ही हम लोग जो है एक एक पॉइंट आपको जो है कंप्लीट इसका पूरा वीडियो मिलेगा कल से। ठीक है, और अगर किसी को भी रंगा हुआ पीडीएफ अगर चाहिए तो आप मिक्स स्टडी टेलीग्राम ज्वाइन करके इसका मेन इंपॉर्टेंट पीडीएफ ले सकते हैं और इसके रंगे हुए भाग को आप नोट करके पढ़ करके या वीडियो देख करके याद कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। धन्यवाद।